माननीय चेयरमैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के इस महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर आपने मुझे अनुमति दी मेरे विचार व्यक्त करने के लिए। 24 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रात को 8 बजे लॉकडाउन घोषित कर दिया और रात को कहा कि 12 बजे से लेकर लॉकडाउन शुरू होगा। 4 घंटे में मुंबई जैसे शहरों में हम अपने सामने देख रहे, रास्ते पर लोग आ गए, स्तंभित थे, समझ भी नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं, आगे चलकर क्या होने वाला है। ये भीड़, मतलब जो आपने मानवीय अंतर रखने की, सोशल डिस्टेंस रखने की जो बात आ गई, उसकी धज्जी उसी दिन उड़ गई। उसके बाद में जो हुआ आपके सामने, सभी देश के सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात हुई, लॉकडाउन करने के बाद में मुंबई सबसे पहला शहर था जो संक्रमित होने लगा। और जब ये घोषणा की थी उस वक्त अगर समय देते तो लोगों को उपलब्धि होती कि गांव जाए, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। रेल की सेवा अगर उपलब्ध करते तो उस वक्त आज जो हम लोग, सैकड़ों में आंकड़ा था मुंबई शहर में, आज जो हम लोग देख रहे हैं लाखों में आंकड़ा, वो उस वक्त नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्यवश रेल की सेवा उपलब्ध नहीं हुई। चेयरमैन सर, सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस वक्त जितने लोग नहीं गए होंगे रास्ते पर, उतने लोग भीड़ में मुंबई शहर के रास्ते पर आए, अपने अपने गांव में जाने के लिए चलने लगे। केंद्र की सरकार उस वक्त जो ध्यान देना चाहिए था, खास करके रेल की सेवा उपलब्ध करने के लिए, वो करी नहीं। और उसके बाद में जो हुआ, आप जानते हो कि पटरी पे बैठे, खाने के लिए बैठे हुए लोग भी रेल के गाड़ी के नीचे आकर मर गए। कितनी मौतें हुई, घर जाकर चलकर जाते हुए लोग मरे। और ये जो हुआ, ये कहीं ना कहीं गलतियां हुई है, हमसे भी ये गलती हुई। और बाद में जब रेल शुरू कर दी तो उनको पैसे भरवाने लगे। बाद में बोले राज्य की सरकार, मेरे राज्य की सरकार ने 80 करोड़ रुपया उसमें खर्चा किया और हमारे प्रवासी मजदूरों को अपने अपने घर तक भेजा। सभापति महोदय, चेयरमैन सर, कि इस स्थिति में प्रवासी मजदूर गए। उसके बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तालियां बजाओ, थालियां बजाओ, दिया लगाओ। हमने सब कुछ किया, हमें विश्वास था प्रधानमंत्री पर, और आज भी है कि वो जो कुछ कहे, उनका उद्देश्य अगर सही है, उद्देश्य क्या है, कोरोना मुक्ति करना है, लोगों को चालना देना है, लोगों को ऊर्जा देना है कि इससे लड़ना है, उस ऊर्जा के तहत देकर हम साथ गए। मुंबई महाराष्ट्र में हालात तब तक बिगड़ने लगी, और इतनी बिगड़ने लगी कि उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री जिंदगी भर कहीं न कभी नगर सेवक हुए, न कभी विधायक हुए, और ऐसे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में आए थे। लेकिन उनकी जनता के साथ जो संवाद उन्होंने किया, वो उन्होंने लोगों के हृदय सिंहासन पर जाकर बैठे। उन्होंने कहा कि भैया छोटी छोटी चीज़ें, इतनी, मतलब जो परिवार का मुखिया कहता है उस तरह से वो अपने सारे राज्य की जनता को समझाते थे। हाथ धो लो भैया, मुख पट्टी लगाओ, घर के बाहर न निकलो, अगर जरूरत पड़े तो ही घर के बाहर निकलो। इतना समझाते रहे तो लोग को सोचा, अरे कैसे मुख्यमंत्री मिला हमें, हमारे परिवार का ही मुखिया लगता है जो हमारी चिंता करता है, हमें सावधान की बरसता है। ऐसे मुख्यमंत्री के बाद में काम शुरू हुआ, और आगे चलकर जो महाराष्ट्र में उस वक्त, आप विश्वास नहीं करेंगे चेयरमैन सर, क्या बेड मालूम है, पूरे राज्य में 3500-600 बेड थे हमारे पास, पूरे राज्य में, केंद्र और मतलब महापालिका और अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में। पहला आक्रमण हुआ हमारे वर्ली में, और वो वर्ली ऐसा, जो वर्ली हमारे विधायक, हमारे युवा नेता और आज के पर्यावरण राज्य के मंत्री आदित्य जी ठाकरे जी का चुनाव क्षेत्र। अब वो आक्रमण होने के बाद में तो समझ में नहीं आया, घनी बस्तियां हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, एक आदमी को हुआ पता नहीं चला, इतना फैला हुआ कि पूछो मत। तब जाकर वो हमारे आदित्य जी आगे आए, उन्होंने नेतृत्व किया, महापालिका के अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेज, वार्ड बॉय, एम्बुलेंस सेवा देने वाले लोग, सभी लोग आए और मदद करने। उन्होंने कंटेनमेंट जोन कर दिया, प्रतिबंधित क्षेत्र कर दिया, और दस्तक लगाई हर घर पर। मुझे उन कोविड योद्धा की बहुत सराहना करनी है सर, उन्होंने अभी उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। सही है, कितनी जान पर, जब लोग डर रहे थे, जान पर आकर वो लोग जाके दरवाजे पर जाकर लोगों की जांच करने लगे। जांच करते करते उनको पता लगा, तो हमने घोषणा के लिए चेस द वायरस, ब्रेक द चेन, और वो लेकर हम लोग महाराष्ट्र में आगे आगे चलते रहे, घर घर तक जाते रहे, जांच करते रहे, और रोजाना आंकड़े बढ़ते रहे। सर, जैसे कोलिवाड़ा में हुआ, वर्ली में मछुआरों का एरिया है, उसी तरह धारावी में
कितने लोग यहाँ सदन में, कितने को पता नहीं, जो भी आता है चैनल पे कुछ भी बात करता है, न कुछ पता है न कभी देखा है। चेयरमैन सर, धारावी 2.5 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया है। कितना? 2.5 स्क्वायर किलोमीटर। कितनी आबादी है? जो सेंसस की आबादी है 6 लाख, रहते 9 लाख लोग। 9 लाख लोग इतनी घनी बस्ती में जब धारावी संक्रमित हुआ तो क्या हुआ होगा आप सोच लो समझ चेयरमैन सर। और उस क्षेत्र में भी इतनी घनी बस्ती में जब हम लोग दस्तक जाकर लगा कर लोगों को जांच करते थे, उनका टेम्परेचर चेक करते थे, उनकी खांसी आती है कि नहीं, ये सब देखते रहे। दूसरी तरफ लोग संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ने लगा तो बेड की कमतरता जाने लगी। हमारे उद्धव साहब ठाकरे जी ने नेतृत्व कर एक नई संकल्पना लाई। बोले नहीं, अभी हम फील्ड हॉस्पिटल बनाएंगे। और फील्ड हॉस्पिटल 15 दिन में 1000 बेड का फील्ड हॉस्पिटल विथ वेंटिलेटर एंड आईसीयू बेड्स बना दिया। वो बनाया, बाद में नेस्को में गोरेगांव में बनाया, भाईकाला में बनाया, वर्ली NSCI का ले दिया, और पूरे क्षेत्र में सब ये सारे लोगों के लिए सुविधा बना। दरमियान प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग लूटने का शुरू हुआ तो सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल को भी अधिकृत कर दिया। उधर पाबंदी लगी, उनके दरों पे पाबंदी लगी, सीमा रख दी, कैपिंग कर दी, और आगे चलकर सभी। चेयरमैन सर, ये संकट जो है ना, ये पूरे विश्व में, मुझे सब लोग बोले होंगे, पता नहीं, अभी कि मैं नहीं था थोड़ी देर के लिए, ऐसा संकट किसी विश्व ने कभी नहीं सोचा होगा, न कभी देखा होगा। युद्ध में भी कभी ऐसा नहीं होता कि पूरा देश प्रभावित होता है। न सेकेंड वर्ल्ड में हुआ, न कभी भूकंप आया होगा तो भी नहीं हुआ, न कभी बाढ़ आई तो भी उस क्षेत्र, ऐसा कभी नहीं हुआ पूरी दुनिया में कि पूरा विश्व प्रभावित हो। और ऐसे शत्रु से लड़ रहा है कि जो शत्रु अदृश्य है, पता ही नहीं चल रहा है शत्रु कहाँ है, कैसे है, किस तरह का है, बता रहे, लेकिन शत्रु तो आज तक भी हमने। और इसके बाद में हमने मुंबई में, महाराष्ट्र में टास्क फोर्स बनाई, निजी अस्पतालों का अधिकृत कर दिया। 3500 बेड थे। चेयरमैन सर, आज मुझे गर्व से कहना पड़ेगा, महाराष्ट्र की सरकार ने, उद्धव साहब ठाकरे जी ने, आज महाराष्ट्र में 3,61,083 बेड है। उसमें कोविड के लिए 2,06,827 बेड है। कोविड के O2 के लिए, ऑक्सीजन के लिए 1,54,082 बेड है। सदृश लक्षण के लिए 53,343 बेड है, और वेंटिलेटर है 7,241। मैं माननीय हर्षवर्धन साहब को कहूँगा, आपने वेंटिलेटर्स दिए थे, जरा जांच करिए आज उस वेंटिलेटर की हालत क्या है, क्या चलते हैं कि नहीं चलते, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। बहुत बुरी हालत में सर। आज कैसे हुआ, कोलिवाड़ा हमारा उस बाहर निकल रहा है, धारावी बाहर निकल रहा। चेयरमैन सर, आपको गर्व होगा कि धारावी, और जब वर्ली कोलिवाड़ा इस कोरोना से मुक्ति पाने लगा तो वॉशिंगटन पोस्ट नाम का जो अमेरिका का अखबार है, उसने सराहना की। फिलीपींस ने तो धारावी का पैटर्न ही स्वीकारा कि उसकी तरह से हम भी अपने राष्ट्र में झुग्गी झोपड़ियों में कारोबार करेंगे। उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने तो मुंबई के महापालिका ने धारावी में जो रिपोर्ट, जिस तरह से काम किया, उसका रिपोर्ट प्रसारित कर दिया। WHO ने सराहना की। ये सारा काम महाराष्ट्र में होता रहा, प्रधानमंत्री जी का सहायक भी मिलता रहा। हम कभी कृतज्ञ नहीं होंगे, जो अच्छा है उसको अच्छा कहेंगे। दोनों मिलकर काम करते थे, उनके नेतृत्व में आज भी काम कर रहे हैं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। आज तक 11,88,015 कोरोना रुग्ण मिले, उसमें से 8,34,472 कोरोना मुक्त हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश 22,216 लोगों की मृत्यु भी हुई। ये दर्द है हमारा, ये दुख है हमारा कि हम बचा नहीं पाए इन लोगों को। आज फिर दोबारा कोरोना उछल रहा है, और ऐसे उछल रहा है कि वैक्सीन तो नहीं है, पूरे दुनिया में उछल रहा है दोबारा सर। और ऐसी स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ में हम सब है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में 4 दिन पहले अपने संसद में भी बात की थी कि लद्दाख के सीमा पर चाइना के साथ जो अभी हम लोग जवान खड़े, उनके साथ पूरी संसद खड़ी है, पूरा देश खड़ा है। ये उनको समझना चाहिए, इसके लिए उन्होंने बात की थी। हम प्रधानमंत्री जी को आश्वासित करना चाहते हैं, विश्वास दिलाते हैं, जान कुर्बान करेंगे, आप जो कहेंगे वो करेंगे। लद्दाख की सीमा पर जैसा वो संकट है ना, उसी तरह सीमा के अंतर
कोरोना के भी संकट है, उसमें भी आप नेतृत्व कर रहे, वो भी आपका ही परिवार है, और उस नेतृत्व में हम आपसे अपेक्षा करते कि कोरोना के संकट में भी जिस तरह आप वहाँ कहते हैं लोगों को इकट्ठा रहे, तो हम यहाँ भी इकट्ठा आना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है, दर्द की बात है, जो सरकार हमें शुरुआत में पीपी किट देती थी, वेंटिलेटर देती थी, पता नहीं क्या हुआ डॉक्टर हर्षवर्धन साहब कि आपने घोषित कर दिया कि मार्च के आगे चलकर हम लोग ये उपकरणों की सहायता नहीं करेंगे। नो प्लीज, पता अभी 1-1.5-2 मिनट में 1.5 से 2 जी मिनट जी राज्य की सरकार को आपने सारी चीजें देने की बदे मुझे नहीं समझ आता कि प्रधानमंत्री जी की हमारे जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार, राज्य सरकारें नहीं है, क्या वहाँ की जनता प्रधानमंत्री की करुणा के लिए, ममता के लिए वंचित रहेगी? उसके उपकरणों के लिए वंचित रहेगी? दवाओं के लिए वंचित रहेगी? ये किस तरह की सोच है, मुझे समझ में आता है। और ये जब आप नहीं कर रहे, एक तरफ तो आप कहते हो कि ये साहित्य नहीं देंगे, उपकरण नहीं देंगे, दूसरी तरफ जीएसटी भी नहीं दे रहे हो, और अब आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। ये आत्मनिर्भरता कैसी होगी, कैसे राज्य सरकार काम करेगी? आप ही बताओ चेयरमैन सर, ना आप हमारी बकाया राशि देते हो, ना आप हमें साहित्य देते हो। ये अच्छी राजनीति नहीं है, ये नीति भी अच्छी नहीं, न राजनीति भी अच्छी नहीं। हो सकती है तो थोड़ी सी अनीति है। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, आत्मनिर्भरता से आत्मवंचना न करो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये न करते, हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ाएंगे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी रही, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। हम मिलकर बोझ उठाना चाहते हैं। एक ही बात, एक सेकंड में एक ही बात करता हूँ, ये मिलकर जब बोझ उठाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी फिर दोबारा इसका नेतृत्व करें। और ये इस तरह से कि आज क्या हुआ है, सेवा देने वाले लोग थक गए, लोग भी थक गए हैं। कोरोना नहीं थका, कोरोना नहीं थक गया है, हम लोग थक गए हैं। इसलिए हमारे उद्धव साहब ने घोषणा की है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। मैं ये घोषणा कितनी अच्छी है कि हर एक जन अपनी अपनी परिवार की सुरक्षा करे तो देश की सुरक्षा होगी। और हमारे प्रधानमंत्री के लिए तो पूरा देश उनका परिवार है और उनके परिवार के हम सदस्य हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में ये अन्य राज्यों के साथ जो सावत्र क्या बोलते हैं उसको वो जो भाव आपने रखा है, सौतेला भाव, वो सौतेला भाव न रखे। वो भी आपके बच्चे, वो भी आपकी राज्य, राजीव रंजन सिंह जी, वो भी हिंदुस्तान की जनता है, उनके पास भी उस परिवार के मुखिया तरह ममता भाव से देखे और हमें सहायता करे। इतना ही कहकर मैं अपने विचारों को सीमित करता हूँ। धन्यवाद। सब होते होते जय हिंद, जय माता।